नमस्कार, मैं पंकज कुमार। ये सच है कि कोरोना और उसके बाद हुए पलायन की त्रासदी को हम लोग भूल गए हैं। पलायन की यह त्रासदी महज कोरोना के कारण नहीं, बल्कि इसकी प्रकृति कहीं अस्थायी और गहरी है। जब देश में चुनाव है, ऐसे में जरूरी है कि पलायन के बाद सरकार की अक्षमता का इस चुनाव में हिसाब मांगा जाए। और यह तभी संभव है जब हम कोरोना और उसके पलायन से रूबरू हो। जब तक हम इस त्रासदी को फिर से याद नहीं करेंगे, हम अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हमें पलायन की अंतहीन सुरंग में सदा के लिए छोड़ दिया जाएगा। यदि हम इतिहास को भूल जाते हैं और उसका तटस्थ विश्लेषण नहीं करते हैं, तो इतिहास अधिक गंभीरता से अपने को दोहराती है। इसलिए जरूरी है कि पलायन की इस घटना को एक एक आंकड़े, एक एक दिन और एक एक पल को फिर से याद किया जाए। पेश है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से कोरोना और उसके पलायन की दास्तान। कोरोना के कारण बड़ी संख्या में नियमित आमदनी वाले लोगों का रोजगार भी चला गया, जिसमें 1,78,00,000 वेतनभोगी कामगार और 1,82,00,000 स्वरोजगार करने वाले लोग हैं। गैर कृषि कामों में लगे कामगारों में लगभग 10 करोड़ प्रवासी कामगार हैं। आकलनों के अनुसार ये लोग हर साल 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कमाई अपने घरों में भेजते हैं। तालाबंदी ने इनकी मुसीबतों को उजागर किया और इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। विडंबना यह है कि ये प्रवासी ऐसे बाजार में कार्यरत हैं जहां वेतन और आपूर्ति मांग के हिसाब से तय होती है। हमारे देश में जहां हर साल 2.5 करोड़ लोग काम की तलाश में जुड़ते हैं, आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। इससे वेतन या मजदूरी का स्तर नीचे बना रहता है। अपनी ज़रूरत पूरा करने के बाद जो इनके पास बचता है, वे अपने परिवार को भेजते हैं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ राज्यों ने श्रम कानूनों के उन प्रावधानों को निरस्त कर दिया और कई तरह के बुनियादी अधिकारों से कामगारों को वंचित कर दिया है। प्रवासी कामगारों की परेशानियां बढ़ती ही जाएगी अगर इनकी रक्षा के लिए कानून नहीं होंगे। औद्योगिक विकास के नाम पर देश के कुछ हिस्सों की चमक बढ़ती रही और यह एहसास दिलाया गया कि देश आगे बढ़ रहा है। वास्तव में हमारा समाज आगे बढ़ने की जगह गुब्बारे की तरह फूल रहा था। गाँव का देश कहा जाने के बावजूद गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में पहल नहीं किया गया। किसानी को केवल मुआवजे और राहत पैकेज के एजेंडे तक ही सीमित कर दिया गया। कृषि को उद्योग से जोड़ने के बजाय औद्योगिक निवेश के रास्ते दरवाजे की तलाश की गई और किसानों को मजदूर में रूपांतरित होने के लिए विवश किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज जैसी परियोजना घोषित हुई। इसका उद्देश्य क्या था और परिणाम क्या हुआ? निवेश के लिए बनी योजना सुदूरवर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के बदले वहां विस्थापन और पलायन की समस्या को पैदा किया। औद्योगिक परियोजनाएं और वहां बसते हुए कॉलोनियों के साथ आसपास झुग्गी झोंपड़ियां क्यों बसने लगी? वहां के परंपरागत किसान नशे के शिकार क्यों हो जाते हैं? औद्योगिक परियोजनाएं तो विकास के लिए होती है, फिर उन जगहों पर विषमता का इतना विद्रूप चेहरा क्यों दिखता है? सत्ता, पूंजी, रोजगार का जो केंद्रीकरण हुआ, उसका जब तक व्यावहारिक विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तब तक वापस लौट रहे मजदूरों को कोई अस्थायी रोजगार नहीं दिया जा सकता है। उनको जब तक जीविका का अस्थायी आधार नहीं मिलेगा, तब तक माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन के यंत्रदायी चक्र को नहीं रोका जा सकता है। आज़ादी के बाद विकास की असमान गति के कारण कुछ राज्य उन्नत हुए तो कुछ बीमारू प्रदेश बन गए। आज़ादी से पहले अविभाजित बिहार के खनिज बहुल हिस्से में जमशेदजी टाटा ने 19वीं सदी में बड़ा उद्योग लगाया। उस जगह का नाम पड़ा जमशेदपुर। खनिज पदार्थों के मामले में देश में संपन्न राज्य होने के कारण टाटा को गुजरात से बिहार आना पड़ा था। रेल भाड़ा को लेकर यदि
पहले की स्थिति बनी रहती तो जमशेदपुर की तरह अन्य अनेक बड़े औद्योगिक केंद्र बनते, लोगों को रोजगार मिलते, इस राज्य का पिछड़ापन कम होता। पर 50 के दशक में केंद्र सरकार ने बिहार से यह बढ़त छीन ली। रेल भाड़ा समानीकरण नीति 1952 ने अविभाजित बिहार की आर्थिक प्रगति रोक दी। पंजाब की तरह यहाँ खेती का विकास हुआ होता तो एक हद तक क्षतिपूर्ति होती, पर वह भी नहीं होने दिया गया। कोसी और गंडक सिंचाई परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती गई। रेल भाड़ा समानीकरण नीति के तहत खनिज पदार्थों की ढुलाई का रेल भाड़ा पूरे देश के लिए एक समान कर दिया गया था। नियम बना कि धनबाद से 100 टन कोयला रांची पहुंचाने का जितना रेल भाड़ा लगेगा उतना ही रेल भाड़ा उसे मद्रास या मुंबई पहुंचाने में लगेगा। फिर मुंबई का कोई उद्योगपति बंदरगाह के पास का इलाका छोड़कर बिहार में उद्योग क्यों लगाता। इस नीति का जब भारी विरोध हुआ तो 90 के दशक में केंद्र सरकार ने इसे समाप्त किया, पर एक अनुमान के अनुसार उस नीति से अविभाजित बिहार को इस बीच 10 लाख करोड़ का नुकसान पहुंच चुका था। इसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी है। परिणाम स्वरूप यहाँ से मजदूरों का पलायन हुआ। नेशनल सैंपल सर्वे एवं भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण के अनुसार प्रवासी मजदूरों की अधिकांश जनसंख्या पिछड़े क्षेत्रों, राज्यों, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों विशेषकर SC, ST एवं OBC से संबंधित है। उदाहरण के लिए जनगणना 2021 के आंकड़े के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवास की 50% जनसंख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से संबंधित है। इसमें उत्तर प्रदेश एवं बिहार का हिस्सा 37% है। प्रवास निम्न आय वाले परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है, इसलिए प्रतिवर्ष 4.5% की दर से अंतर्राज्यीय प्रवास में वृद्धि हो रही है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ की यात्रा आज बिखर कर पलायन पर मजबूर है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, श्रम पूंजी से पहले और स्वतंत्र है। पूंजी केवल श्रम का फल और पूंजी कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकती यदि श्रम का अस्तित्व नहीं होता। अंततः श्रम पूंजी से श्रेष्ठ है और यह अधिक महत्व का हकदार है। लेकिन श्रम भारत की विशेषता होते हुए भी श्रमिकों को उचित स्थान और अधिकार नहीं मिला। मजदूरों की समस्याओं के दूरगामी समाधान के लिए सरकारी प्रयासों को मजदूरों के खाते में राशि डालने से आगे बढ़कर और व्यवस्थित कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 2015 में पार्थ मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय कार्यकारिणी समूह बनाया गया था, जिसने प्रवासी कामगारों की समस्या पर जो सिफारिश की थी उन्हें लागू करने की ज़रूरत है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक व्यापक नीति बनानी होगी। उन्हें काम करने की उचित परिस्थितियां, समय पर मजदूरी, उचित वेतन, अवकाश और कार्यस्थल पर सुरक्षा मिले। सभी प्रवासी मजदूरों की कार्यस्थल पर ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का प्रभावी बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई मजदूर किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं जन वितरण प्रणाली के तहत मोटा अनाज, दाल, तेल जैसी जरूरी सामग्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिससे श्रमिकों को सही पोषण मिल सके और श्रमिकों के बच्चे की शिक्षा के लिए कार्यस्थल पर ही श्रमिक स्कूल खोले जा सकते हैं। ये सब बातें लंबे समय से कही जा रही है। मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़कर 200 की जा सकती है। वर्तमान में जबकि मजदूर वापस लौटे हैं तो क्यों न मनरेगा मजदूरों को किसानों की खेती से जोड़ दिया जाए, तो दोनों फायदे में रहेंगे। किसान के खेत में काम के लिए मजदूरों को मनरेगा फंड से यदि अलग से कुछ पैसे मिलने लगे तो खेती के काम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जब मनरेगा का बजट भी थोड़ा कम हो जाएगा और किसानों को भी कम मजदूरी देनी पड़ेगी। इसके बावजूद दोनों को मिलाकर पहले की अपेक्षा मजदूरों को अधिक मजदूरी मिलेगी।
इन दिनों खेती में लागत अधिक और आय कम है। इसका भी समाधान होगा। गरीबी रेखा से नीचे लोगों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी किसी योजना पर विचार किया जा सकता है। यह अच्छा मौका है क्योंकि अभी लगभग प्रवासी श्रमिकों का डेटा उपलब्ध है। एक बात और, इन दिनों चीन की चर्चा व्यापक स्तर पर है, लेकिन विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1981 में चीन में गरीबी की दर 88% थी, जो 2018 के अंत में 1.7% रह गई है। यानी चीन में महज कुछ लाख लोग गरीब रह गए हैं। उसने अपने गरीबी से पीछा छुड़ा लिया है। वही भारत 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 स्थान पर पहुंच गया है। कोविड-19 महामारी की वजह से खाद्य सामग्री की कमी और भूख की समस्या से निपटने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने ट्वीट कर तुरंत कार्यवाही करने की ज़रूरत बताते हुए संसाधन एकत्र करने की बात कही है। भारत में इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन जैसी संस्थाओं ने अभी से बेहतर योजना की ज़रूरत बताई है। सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, नियोक्ता और निजी सेक्टर को साथ लेकर गरीब तबके तक खाना पहुंचाने की योजना पर काम करने का मशविरा दिया गया है। जिन देशों पर असर होने की बात है उसमें भारत व अफ्रीका जैसे देश भी शामिल है। इस बार कोरोना की मार ऐसी है कि कोई बड़े देश भी इसके सामाजिक साइड इफ़ेक्ट से प्रभावित होंगे। CII की नेशनल न्यूट्रिशन कमेटी की चेयरमैन विनीता बाली का कहना है, लोगों की सुरक्षा का भोजन और बुनियादी पोषण से उतना ही लेना देना है जितना कोविड के संदर्भ में शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए किए जा रहे उपाय। सभी भागीदार पक्षों को मिलकर इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीब व वंचित तबके तक भोजन पहुंचाना बड़ी चुनौती है। लाखों बच्चे स्कूल बंद होने से पोषाहार और खाने से वंचित है। आदिवासी व पिछड़े इलाकों पर खास फोकस की ज़रूरत है। हमारे पास संसाधन हैं, हमें इसे सुधारना होगा। समस्या बहुआयामी है, इसलिए समाधान के लिए भी संपूर्णता में देखना होगा। तात्कालिकता के साथ साथ दीर्घकालिक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। तालाबंदी के कारण देश में बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 3 मई 2020 समाप्त सप्ताह तक देश में बेरोजगारी का दर बढ़कर 27.1% पर पहुंच गई है। CMIE के अनुसार देश में 24.95% मजदूरों के पास इस समय कोई काम नहीं है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 22.89% मजदूर शामिल है, जो कि भयावह है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की रिपोर्ट ने पहली बार ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जारी की है। इसमें 82 देशों में भारत का स्थान 76वां है। डेनमार्क नंबर 1 पर है। सोशल मोबिलिटी क्या है, यह समझने के लिए बस इतना समझ लिया जाए कि जिस देश की रैंकिंग अच्छी है वहाँ कम आय वाले परिवारों में जन्मे लोगों को अमीर वर्ग में शामिल होने के वैसे ही अवसर मिलते हैं जैसे किसी अमीर परिवार में पैदा होने वाले बच्चे को। फोरम के मुताबिक समाज में सबको बराबरी का मौका मिले तो न सिर्फ इसके सामाजिक फायदे होंगे बल्कि अर्थव्यवस्था को भी हर साल अरबों का फ़ायदा होगा। कोविड और तालाबंदी के अलावा ये सब समाज, अर्थ और सत्ता की संरचनात्मक समस्या है, जिसके कारण समस्या और गंभीर बन गई है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव कहते हैं, हम असली सवाल कब पूछेंगे। देश एक भयावह संकट की तरफ बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या तेज इजाफा हो रहा है। 4 दशक बाद पहली बार आर्थिक वृद्धि की रफ्तार शून्य से नीचे जाने की संभावना है। क्या हम सिर्फ आशंका व्यक्त करेंगे और आंकड़े गिनते रहेंगे, या फिर हम देश के सामने एक स्पष्ट योजना रखकर काम करने का संकल्प दिखाएंगे। वित्त मंत्री के कथित पैकेज का पिटारा खुलने के बाद हम जैसे कुछ लोगों ने तय किया कि सिर्फ विरोध नहीं
हम इसका विकल्प भी तैयार करेंगे। इसलिए 28 अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने मिलकर 7 सूत्रीय योजना सामने रखी है। पहला सूत्र है 10 दिन में घर वापसी, बिना देर, बिना शर्त, बिना खर्च। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह जिम्मेदारी उठाएं कि जो मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें 10 दिन के भीतर पहुंचाया जाए। दूसरा सूत्र है देश कोरोना के मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खड़ा है। कोरोना के लक्षणों से पीड़ित हर मरीज को फ्री टेस्ट से लेकर ज़रूरत पड़ने पर क्वारंटीन, अस्पताल, आईसीयू और वेंटिलेटर तक की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए। खास तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और उसके परिवारों को पूरी सुरक्षा दी जाए। तीसरा सूत्र कोई भूखा न सोए, 6 महीने तक हर परिवार को पूरा राशन। यहाँ हमारा प्रस्ताव है कि अगले 6 महीने तक सभी राशन कार्ड धारकों और जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी हैं को प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज, 1.5 किलो दाल, आधा किलो चीनी और 800 ग्राम खाने का तेल मुफ्त दिया जाए। हमने अर्थव्यवस्था के लिए भी कुछ सूत्र दिए हैं। चौथा सूत्र है हर हाथ को काम, हर परिवार को इस साल 200 रुपये दिहाड़ी की गारंटी, जिसके तहत गांव में मनरेगा को 100 दिन बढ़ाकर 200 दिन करना और शहरों में प्रति व्यक्ति कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी देना शामिल है। नौकरी पेशा और स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए 5वां सूत्र है कोई ना हो खाली हाथ, सैलरी रुकने और काम धंधा बंद होने पर सरकारी मदद हमारा प्रस्ताव है। छटनी के शिकार कर्मचारियों, फसल नष्ट होने के शिकार किसानों, धंधा चौपट होने के शिकार रेहड़ी पटरी या छोटे दुकानदारों आदि को सरकार द्वारा नगद मुआवजा दिया जाए। छठा सूत्र है अर्थव्यवस्था सुधारने तक सूदखोरी बंद, 3 महीने के लिए किसान, छोटे व्यापारी और हाउसिंग लोन पर ब्याज नहीं। हमने उम्मीद की थी कि अब विरोध की जगह केवल विकल्प होगा और सार्थक बहस चलेगी। यह प्रस्ताव रखने वालों में प्रोफेसर दीपक नैयर, अभिजीत सेन, प्रणब वर्धन, ज्ञानद्रेज तरीखे, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री और रामचंद्र गुहा, गोपाल गुरु और राजमोहन गांधी जैसे बुद्धिजीवी और हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज, निखिल डे, बेजवारा विल्सन और मुझ जैसे नामचीन कार्यकर्ता भी शामिल थे। मज़े की बात तो यह है कि बहस तो हुई, लेकिन इन 6 अति आवश्यक मुद्दों पर नहीं, बल्कि 7वें सूत्र पर, जिसमें लिखा था साधन का बंधन नहीं, कोई भी मिशन साधन के अभाव में ना रुके। जिसमें एक जगह शब्दावली ऐसी थी जिसमें यह आशंका हो सकती थी मानो हम हर तरह के निजी संपत्ति के सरकारी अधिग्रहण की बात कर रहे हों। जाहिर है हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, इसलिए हमने तुरंत सुधार कर साफ लिख दिया कि हम इतना ही चाहते हैं कि सरकार राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए टैक्स और सेस आदि से आगे बढ़कर कोई अन्य आपात विकल्प खोजे। लेकिन सरकार, विपक्ष और मीडिया इस कठिन सवाल का सामना नहीं करना चाहते। इस सवाल के 3 ही जवाब हो सकते हैं। एक यह कि सरकार को घोषित पैकेज से ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए और साधन जुटाने की ज़रूरत नहीं है। यह जवाब झूठा है। ऐसा खुद सरकार समर्थक, मजदूर और किसान संघ ही बोल चुके हैं। सच यह है कि अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के हिसाब से वित्त मंत्री का पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इससे कुछ उद्योगपतियों को तो लोन मिल जाएगा, लेकिन गरीबों को राहत मिलेगी और ना ही अर्थव्यवस्था के अपने पांव पर खड़ी होगी। दूसरा जवाब हो सकता है कि आवश्यक साधनों का इंतजाम सरकार बिना टैक्स लगाए कैसे कर सकती है। यह भी अर्धसत्य है। बेशक सरकार रिजर्व बैंक की तिजोरी से कुछ पैसा निकाल सकती है और कुछ अतिरिक्त नोट भी छाप सकती है, लेकिन रिजर्व बैंक पर डाका डालने का काम सरकार पिछले साल ही कर चुकी थी। ईमानदारी से सोचे तो तीसरा बचाव ही बचता है कि इतने बड़े संकट का सामना करने के लिए देश को तुरंत 10 से 15 लाख करोड़ रुपए जुटाने की ज़रूरत है। इसमें से 2 से 5 लाख करोड़ रुपए सरकार रिजर्व बैंक की तिजोरी से और अपनी फिजूल खर्चियों को काट कर जुटा सकती है। बाकी अतिरिक्त धन कोई टैक्स लगाकर ही जुटाना पड़ेगा। यह कड़ा कदम केंद्र सरकार को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकारों के पास
शराब और पेट्रोल को छोड़कर आय का कोई बड़ा साधन नहीं है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार का दावा है कि तालाबंदी के दौरान करीब 1 माह में बिहार के डाकघर में 18 लाख लोगों के खाते खुले हैं। वहीं 1 माह में डाकघर से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ ही केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को मिलाकर 25 लाख खाते में 358 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता राशि का भुगतान लाभुकों के खाते में किया गया। इसमें प्रवासी मजदूर लाभ योजना, उज्ज्वला योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मनरेगा, मातृत्व लाभ योजना और किसान सम्मान निधि योजनाओं की राशि है। बिहार सरकार का दावा है कि MIC के आंकड़ों के हिसाब से अभी तक यानी 2 जून 2020 तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 14 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं और अभी तक राज्य में 4 करोड़ 2 लाख काम मनरेगा के तहत चिन्हित किया गया है और 12 लाख श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोज़ काम मिल रहा है। एक नज़र में देखने पर सरकार प्रवासी गरीबों के लिए कुछ करती हुई नज़र आती है, लेकिन यदि इसका गहराई से विश्लेषण किया जाए तो बात इतनी आसान भी नहीं है। बिहार में महामारी, बाढ़, सूखा सभी समस्या का समाधान राहत पैकेज में ही सिमटकर रह गया है। कभी इन राहत पैकेज से आगे बात नहीं बढ़ पाई है। यही हाल बिहार के बाढ़ के समय देखी जाती है, जब बाढ़ की समस्या का समाधान चूड़ा और गुड़ के पैकेट में ढूंढा जाता है। बाढ़ आती है, आसमान में हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया जाता है और फिर घोषणाएं होती है। राहत शिविर चलते हैं, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे की राशि का वादा किया जाता है। तत्काल राहत के नाम पर आसमान से चूड़ा गुड़ के पैकेट गिराए जाते हैं और इसके पीछे भागते लोगों की तस्वीर अखबार में छपती है। फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है और अगले वर्ष किसी त्योहार की तरह यह सब घटना फिर से दोहराई जाती है। बरसों से इन सब बातों के बीच बाढ़ की समस्या दफन होकर रह गई है। ठीक इसी तरह पलायन की समस्या भी है। पलायन सीरीज में लगभग दृश्य एक जैसे हैं। जब परिस्थितियां नहीं बदली है तो दृश्य बदलने से क्या फ़ायदा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से नमस्कार, मैं पंकज कुमार।